Hi guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So in today's video, we will this video related to latest banking news. तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने एक एक्शन लिया है। तो इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये 24 अप्रैल को रिसेंटली आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने एक एक्शन लिया है कोटक महिंद्रा बैंक पे। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये स्लाइड बनाया है। तो डिटेल में हम जानेंगे कि एक्शन क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या रीजन था। तो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट जो आरबीआई की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं उससे रिलेटेड, नॉट उससे रिलेटेड, उसी के बेसिस पे ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों एक्शन लिया गया था, क्या गैप थे कोटक महिंद्रा बैंक में, और उन गैप के पीछे क्या रीजन रहा। तो मैं स्लाइड को थोड़ा सा जल्दी आपको दिखा देता हूँ क्या रीजंस थे। मैंने ये स्लाइड थोड़ा डिटेल में बनाया है। तो ये स्टार्टिंग से हम डिटेल में इसको देखेंगे और जानेंगे कि बिहाइंड द एक्शन इसमें क्या रीजन रहा, और वो कैसे वो फिक्स कर सकते थे इन इशूज को। तो उन्होंने वो फिक्स नहीं किए। तो मैं ऑलरेडी बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, इन्फोसेक एंड ऑल। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तो वो सब चीज़ें आपको मैं डिटेल में यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा एज पर माई एक्सपीरियंस। तो बिकॉज कि मुझे सेम थिंग्स, सेम उसका मुझे एक्सपीरियंस है। तो बेटर मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल आपको एजुकेशन से रिलेटेड, ये आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जिसके रीजन से इस पे एक्शन लिया गया है। आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड ऑल। तो इसकी वजह से इस पे कोटक महिंद्रा बैंक पे एक्शन लिया गया है आरबीआई ने। तो ये सारी जो आ, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तो वीडियो को हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जब एक्शन लिया गया है। तो एज यू नो कि सुपरवाइजरी एक्शन अगेंस्ट कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये स्क्रीनशॉट है। तो इसी में है, इसी के बेसिस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। तो अभी जो कोटक महिंद्रा बैंक पे जो रिसेंटली एक्शन लिया गया है, तो वो 24 अप्रैल 2024 से इमीडिएट इफेक्ट से एक्शन ले लिया गया है। कोई टाइम पीरियड नहीं गया है। बट उससे पहले भी क्या स्टार्ट हुआ था ये सब इसमें मेंशन है। बट मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, मैंने डिटेल में ऑलरेडी स्लाइड बनाया हुआ है। तो एज यू नो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके पास पावर होता है सेक्शन 35A के अकॉर्डिंग टू 35A। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड रेफर एज द बैंक। तो उसके इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो ये दो एक्शन लिए गए हैं, तो इमीडिएट इफेक्ट इट मीन्स 24 अप्रैल को ये प्रेस रिलीज किया आरबीआई ने। यू कैन सी हेयर 24 को। और उसी डेट से ये आरबीआई पे, ये कोटक महिंद्रा बैंक पे इफेक्ट, उसी दिन से ये इफेक्ट, जो भी इन्होंने एक्शन लिया है उसी टाइम से ये इफेक्टेड है। तो मेजर अ, जो एक्शन लिया गया है वो क्या है, ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल्स। तो जो भी कस्टमर्स लाइक वो अपने सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स या कुछ भी ओपन नहीं कर पाएंगे 24 अप्रैल से। तो ये आरबीआई ने क्या किया गया है उस पे, कोटक महिंद्रा बैंक पे ये न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग का बैन किया गया है। ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी बैंक्स में रिसेंटली, लास्ट 2-3 मंथ्स अगो आपने न्यूज में देखा होगा, और भी कई सारी बैंक, नॉट कई सारी, एक आधी बैंक पर भी ये सारी चीजें हुई हैं। तो सेकंड है इशूइंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड। और कोटक महिंद्रा बैंक फ्रेश क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ये दो बैन आरबीआई ने लगाया है कि वो नया कस्टमर एक्वायर नहीं कर पाएगी थ्रू इट्स ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल, और फ्रेश क्रेडिट कार्ड भी वो इशू नहीं कर पाएंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड इशू करने का बिफोर 1 और 2 ईयर अगो, एज यू नो कि ये एच डी एफ सी बैंक पे भी लगाया गया था सेम बैन। और कस्टमर ऑनबोर्डिंग का भी रिसेंटली पेटीएम बैंक पे भी लास्ट ईयर लगाया गया था कि वो भी अपना न्यू कस्टमर एक्वायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उसके अलावा द बैंक सेल हाउएवर कंटिन्यू टू प्रोवाइड द सर्विस टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी यू नो
कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जुड़े हुए हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर, उन कस्टमर्स के लिए यहाँ पे कोई भी इशू होने वाला नहीं है। वो इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग सर्विसेज या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट रेस्ट्रिक्शन कहाँ है, न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल, इशिंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड, ये दो क्या है, ये दो प्रोडक्ट में उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया आरबीआई ने। तो बिहाइंड द सीन क्या है इसके, तो तो ये दीज एक्शन आर necessitated based on the significant concern arising out of Reserve Bank of India IT examination। तो as you know 2022 और 2023 में आरबीआई ने अपना एग्जामिनेशन किया है। इसमें एग्जामिनेशन में क्या होता है, मैं थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी फेस दीज एग्जामिनेशन विद आरबीआई टीम। तो यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई आपके बैंक में आपके बैंक सिस्टम को चेक करने आते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीजें देखते हैं कि मतलब आपका सब कुछ एज पर आरबीआई गाइडलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आरबीआई सर्कुलर बैंक को शेयर करते हैं कि ऑल द थिंग्स शुड बी देयर सर्कुलर, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें वो चेक करते हैं, लाइक एक्सेस मैनेजमेंट, आपका डेटा कहाँ रखा हुआ है, किन सर्वर्स पर रखा हुआ है, डेटा इंक्रिप्टेड है, इजीली कोई भी क्रैक तो नहीं कर सकता उसे, और सिक्योरिटी आपका फुलफिल्ड है कि नहीं, कोई भी अटैकर अटैक तो नहीं कर सकता। ये बहुत सारी चीजें जिसके बेसिस पे अभी ऑलरेडी बैन लगाया, तो वो डिटेल्स में नीचे हैं, अभी वो भी हम जानेंगे। तो सीरियस उसके बाद इन्होंने उस टाइम एग्जामिनेशन किया था, तो उसके बाद क्या हुआ, तो लाइक सेकंड पॉइंट ये है, सीरियस डेफिशिएंसी एंड नॉन कंप्लायंस वर ऑब्जर्व। तो इस रीजन से उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने ऑब्जर्व किया नॉन कंप्लायंस किससे रिलेटेड, आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, चेंज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। तो ये किसी बैंक के लिए बिल्कुल बेसिक और मेन फंक्शंस होते हैं, जो कि फुल्ली कंप्लायंस और होने चाहिए अगर आप बैंक रन कर रहे हो। तो ये नॉर्मल और बेसिक चीजें हैं, अगर ये फुलफिल्ड अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब ये बहुत ही बेसिक सी थिंग्स हैं। तो एज यू नो कि ये लास्ट 2 ईयर्स से ये सारी चीजें आरबीआई अपना मॉनिटर कर रही थी कोटक महिंद्रा बैंक को। बट इन्होंने कुछ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे कि वी विल एश्योर कि ये सारी चीजें हमने फिक्स कर दी हैं, उन्होंने एविडेंस शेयर किए आरबीआई को, उसके अलावा उन्होंने एक्शन प्लान दिए कि हम ये तब तक कर लेंगे। बट कोटक महिंद्रा बैंक उन सब चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाई, और यहाँ पे वापस से जब री एग्जाम किया आरबीआई ने, तो वो सेम थिंग्स उनको कुछ मतलब नॉन कंप्लाइंस मिला, और उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली एक्शन ले लिया। तो बिहाइंड द सीन क्या था, कि उनको क्या ऐसा मिला कि जो उन्होंने एक्शन लेना पड़ा उसके बाद भी। तो ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहीं से निकाले हुए हैं। बिहाफ ऑन ऑन दीज पॉइंट्स आरबीआई ने एक्शन लिया है। ये पॉइंट्स होते क्या हैं, आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट एंड ऑल। तो वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो आईटी में इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल कितने सर्वर्स हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट वाइज, लाइक केवाईसी प्रोडक्ट के लिए, क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट के लिए, या ऑनबोर्डिंग, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, या कोई भी डेटा का उनके लिए सर्वर डेटाबेसेस कितने आपने यूज किए हुए हैं, वो डेटाबेसेस किस डेटा सेंटर में, शुड बी इंडियन डेटा सेंटर ओनली, लाइक मानेसर, गुरुग्राम या मुंबई, ओनली इंडिया में ही अवेलेबल होने चाहिए। तो वो कितने सर्वर्स किस प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये सारा इन्वेंट्री हमारे पास सेंट्रलाइज कुछ टूल्स होते हैं, जहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं कि ये इतने 5000 हम यूनिक सर्वर यूज कर रहे हैं, 2000 हम विंडो सर्वर यूज कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का ये सर्वर है, इस प्रोडक्ट का ये सर्वर है, इसका ये आईपी है। तो ये सारी चीजें आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। तो ये एक सेंट्रल पोर्टल्स और टूल्स होते हैं जहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे कितने हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्या क्या एसेट यूज हो रही हैं, तो वो सारी चीजें हमें एक सेंट्रल टूल पे एक हमें उसको मैनेज करना होता है। एनी टाइम वी शुड एबल टू सी कि हमारे पास कितने ओएस हैं, कितने सिस्टम्स हैं, किस प्रोडक्ट का कौन सा ओएस है, तो वो सारी चीजें हम देख सकें। तो ये सारी चीजें कोटक महिंद्रा बैंक में इसमें गैप मिला, सही से मैनेज नहीं कर रहे थे ये आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सो दैट कि ये एक इसका रीजन था जो आरबीआई ने एक्शन लिया।
सेकंड रीजन पैच एंड चेंज मैनेजमेंट। तो पैच और चेंज मैनेजमेंट दो चीजें होती हैं। तो पैचिंग क्या होता है, जो भी हम सर्वर्स या सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर या सर्वर यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हम सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अपाचे सर्वर हो गया या कोई डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, लाइक माइस्क्यूएल हो गया या ओरेकल हो गया, उसका जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं, लाइक कि माइस्क्यूएल का वर्जन अभी लाइक कोई हम ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं जिसमें और माइस्क्यूएल या ओरेकल ने ये बोला कि इस वर्जन में कुछ वल्नरेबिलिटी है, जो कि अटैकर इसे इजीली अटैक करके इसमें से आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वर्जन अपग्रेड करते हैं या कुछ पैचेस वो भेजते हैं कि ये पैचेस आप यूज करो। तो उन सिस्टम्स में या सर्वर्स में वो पैच इंस्टॉल्ड होने चाहिए सिक्योरिटी रीजन से, सो दैट कि कोई भी अटैकर किसी भी डेटा को या किसी भी सिस्टम को आसानी से अटैक करके उसे हैक ना कर ले। तो वी कैन सी हियर, यहाँ पे इंपोर्टेंस है, यहाँ पे इनहेंस सिक्योरिटी। उससे क्या होता है, सिक्योरिटी इनहेंस होता है। सपोर्ट ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस, डिटेक्ट आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, जो भी अगर हमारे पास ओल्डर वर्जन सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं या कोई भी हमारा कोई ऐसी सर्विसेज है, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है सर्वर पे, तो ओल्डर वर्जन है, तो वो क्या होगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं पैचिंग में। सेकंड आता है चेंज मैनेजमेंट। तो ये पैचिंग वाला थिंग्स भी यहाँ पे गैप मिला आरबीआई को, कोटक महिंद्रा बैंक पे, तो ये हमारा सेकंड रीजन था आरबीआई को, जो कि इन्होंने इसके बेसिस पे भी एक्शन लिया। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, लाइक केवाईसी हो गया या ऑनबोर्डिंग इंजन हो गया, या कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सिस्टम या डीसीएमएस डेटा यू नो डीसीएमएस है, डेबिट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तो अगर वो हमें अपग्रेड करना है या उसमें कोई एप्लीकेशन चेंजेस करना है या किसी भी सर्वर को अपग्रेड करना है, उसका एप्लीकेशन अपग्रेड करना है, कोई भी एप्लीकेशन लेवल चेंजेस करने हैं, डेटाबेस में कोई नया कंपोनेंट्स ऐड हो रहा है या नया सर्वर आ रहा है, तो इन सब के लिए एक चेंज मैनेजमेंट होता है। तो एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रोसेस है। तो वहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट रेज करेगा चेंज के लिए, फिर चेंज मैनेजमेंट का जो मैनेजर होगा वो इससे एनालाइज करेगा कि हाँ, इसने ये डेटा यहाँ पे रखने वाले हैं या ये एप्लीकेशन लेवल पे चेंजेस करने वाले हैं। उसके बाद वो अप्रूवल प्रोसेस देगा उनको कि सीटीओ, सीसो या प्रोडक्ट ऑनर का अप्रूवल। तो वो अप्रूव प्रोडक्ट ऑनर, सीसो और सीटीओ उसको अ, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करेंगे कि हाँ, ये रिक्वेस्ट जो प्रोडक्ट लेवल का या एप्लीकेशन लेवल का चेंज इन्होंने डाला है, तो क्या ये सही है, क्या ये रियल में इसका रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट होगा तो अप्रूव करेंगे। तो जब दो तीन चार अप्रूवल, जो भी एज पर प्रोसेस, जो भी चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद कैब मैनेजर जो होगा अप्रूव कर देगा उसे, और जो इंजीनियर टीम होगी वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसे प्रोसीड कर देगी। अगर अप्रूवल नहीं आते हैं तो वो चेंज मैनेजमेंट और चेंज रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी और वो एप्लीकेशन लेवल चेंजेस नहीं जाएंगे। तो ये एक आईटीएसएम, जीरा टिकट्स, एक सेंट्रल टिकटिंग टूल्स होते हैं, वहाँ पे पूरा मैनेज होता है फ्लो के साथ। तो ये सारी चीजें भी आई थिंक इन सब चीजों में कोटक महिंद्रा बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक फॉलो नहीं कर रही थी चेंज मैनेजमेंट को भी, और आरबीआई को इसमें गैप मिला, और उसके बेसिस पे भी उन्होंने एक रीजन ये भी था जो ये अभी रिसेंटली एक्शन लिया गया। हमारा थर्ड पॉइंट है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है किसी भी बैंक के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, लाइक जितने भी यूजर्स हैं वो सब किसी डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स हो गया, सर्वर्स हो गया, डेटाबेस हो गया, तो बहुत सारी जो भी सर्विसेज हैं उनको यूज करती हैं। तो उनको करेक्ट एक्सेस शुड बी द करेक्ट पर्सन। तो ये बहुत सारी इसमें पॉलिसीज होते हैं, जैसे लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, जिस यूजर को जितना एक्सेस रिक्वायर्ड है उतना ही एक्सेस देना चाहिए, नहीं कि कोई सीएससी टीम का उसे रीड ओनली एक्सेस से काम चल जाएगा, उसको हम एडमिन एक्सेस या रीड राइट एक्सेस देना है। तो वी शुड फॉलो अ लीस्ट प्रिविलेज पॉलिसी। तो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से रिलेटेड यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, तो ये भी, इसमें भी गैप मिला उनको। लाइक कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है, लाइक किसी सर्वर है, फॉर एग्जांपल सर्वर पे सूडो एक्सेस शुड बी ओनली डेवऑप्स टीम, किसी और टीम को, प्रोडक्ट या टेकऑप्स टीम को सूडो एक्सेस नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी वो एक्सेस सारे मॉनिटर होने चाहिए हमारे पास। दिस डीएलपी अलर्ट, ये भी एक पार्ट है। अगर एप्लीकेशंस यूजर को एक्सेस है किसी सर्वर पे तो उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए। और वी शुड फॉलो कि हम एक सेंट्रल टूल यूज करें आईएएम का, वेयर ऑल द यूजर्स शुड एबल टू लॉग इन ऑन अ सेंट्रल टूल, जहां से हम उनको ट्रैक कर सकें। तो बेटर कि हम लाइक और भी कुछ चीजें, जैसे
पासवर्ड के प्लेस पे हम एसएसओ सिंगल साइन ऑन यूज करें, ताकि कोई पासवर्ड इजीली कोई हैकर से कोई अटैकर उसे पासवर्ड गैस करके लॉगिन ना कर पाए। तो 2FA we should use 2FA. 2FA means like second factor authenticator. It can be email OTP, mobile OTP or TOTP. We can use MFA, multi-factor authenticator. More than 2 authenticator जहाँ पे यूज होते हैं उसे MFA बोलते हैं, वी कैन यूज इट। तो उसके बाद एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल मैनेजमेंट गवर्नेंस, उन एक्सेस को गवर्नेंस भी करना होता है टाइमली, लाइक एवरी 3 मंथ्स कि किस यूजर पे क्या एक्सेस है, इट्स कम्स अंडर यूजर एक्सेस रिव्यू एक्टिविटी। तो ये भी एक्सेस से रिलेटेड ही पार्ट है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, कि आप कि कितने यूजर्स को क्या एक्सेस है उनको रीसर्टिफाई करें। तो ये सारी चीजें फॉलो माइट भी नहीं हो रही थी और यहाँ पे गैप मिला, तो ये एक रीजन था जहाँ पे रिसेंटली अभी एक्शन लिया गया है। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट क्या है, BRM, लाइक यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि अगर हम किसी भी वेंडर से, फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा हो गया या बहुत सारी कंपनी जैसे TCS हो गया, तो ये बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक CST के साथ या कोई छोटे मोटे और भी वेंडर हो गए। तो वी शुड असेस दीज वेंडर। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ का हम उनको जो एक्सेस दे रहे हैं उन यूजर्स को, दे शुड यूज VPN, लाइक डायरेक्टली पब्लिकली अगर हम अपने किसी भी एप्लीकेशन को या पैनल को उनको एक्सेस करा रहे हैं तो किसी VPN पे कराएं, सो दैट कि वो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करें। या हम उनका असेसमेंट करें कि जितने भी यूजर्स हैं सब VPN यूज कर रहे हैं, एक वर्क फ्रॉम होम, सारे जो एम्प्लॉय हैं उनके वेंडर के, तो वो वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर रहे, डेटा लीक तो नहीं कर रहे, उनका एनवायरनमेंट चेक करें कि वो प्रॉपर एक एज पर सिक्योरिटी कंसर्न सारा सिस्टम उनके पैच्ड हैं कि नहीं, अदरवाइज कोई भी अटैकर उनके सिस्टम को हैक करेगा और हमारे एप्लीकेशन और पैनल को एक्सेस कर लेगा, तो ये एक रिस्क हो जाता है। तो वी शुड असेस द सिक्योरिटी थिंग्स फॉर दिस वेंडर, जो भी वेंडर हमारे लिए काम कर रहा है। तो जैसे वहाँ पे हम उनका ऑडिट कर सकते हैं, तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं उनका कि वो सारे जो एम्प्लॉय हैं बैड, लाइक हम KYC रिलेटेड हैं तो उनको एनफ नॉलेज है कि नहीं, लाइक किसी को किसी भी एम्प्लॉय या कस्टमर का डेटा किसी को शेयर नहीं करना है। तो ये सारी चीजें वेंडर का ये रिस्क असेसमेंट हमें करना जरूरी है। फिफ्थ पार्ट हमारा है डेटा लीकेज प्रिवेंशन, DLP। तो DLP हमारा क्या होता है कि यू कैन सी हेयर कि डेटा इन्वेंट्री, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड। तो मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कोई भी सर्वर है उसमें एप्लीकेशंस यूजर बना हुआ है या कोई भी एडमिन यूजर्स हैं या नेटवर्क यूजर्स हैं, ऐसे यूजर्स तो एप्लीकेशन लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेवऑप्स यूजर या डेटाबेस यूजर जो कि एप्लीकेशन या डेटाबेस लेवल पर चेंजेस कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उन यूजर्स का हमें क्या होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अलर्टिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये यूजर एक्सेस मैनेजमेंट शुड बी डन बाय IAM टीम ओनली, बट अगर डेवऑप्स के पास एडमिन एक्सेस है तो इफ दे आर गोइंग टू क्रिएट द यूजर, वी शुड हैव द अलर्ट, DLP, डेटा लीकेज प्रिवेंशन। तो वहाँ पे उन यूजर्स का अलर्टिंग होना चाहिए, कब उन्होंने लॉगिन किया, क्या कमांड फायर की। वी कैन यूज पिम टूल यूज कर सकते हैं, सो दैट कि डायरेक्टली कोई भी यूजर एक्सेस ना करे, पिम सोल्यूशन के थ्रू जाए। वहाँ पे क्या होगा कि जो भी यूजर्स क्या कमांड फायर कर रहा है, किस सर्वर्स पे, किस पे लॉगिन कर रहा है, वो सारा रिकॉर्डिंग होता है। और उसके अलावा उनका हम अलर्ट कर सकते हैं कि आपको उन्होंने लॉगिन किया, क्या कमांड फायर किया। किसी एप्लीकेशंस में हम अगर ऐसा यूजर है जो जिसके पास क्रूड परमिशन है फॉर DB यूजर, क्रिएट मॉडिफाई कर सकता है, तो उसके लिए अलर्ट होना चाहिए कि उसने क्या किया। तो उन अलर्ट का भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। DLP टीम एक प्रॉपर होती है, तो वो पूरा मॉनिटर करती है इन सब चीजों को। और कोई भी डेटा अगर हमने DB में रखा हुआ है तो शुड बी इनक्रिप्टेड, अगर AWS पे रखा हुआ है किसी भी S3 बकेट में तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी PII डेटा मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें हमें होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। अगर आपको ये देखना हो तो मैंने एक ये ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये अराउंड 1 आवर्स का वीडियो है। तो वो आप देखें, यहाँ पे हाउ बैंक वर्क्स, ये सारी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तो इस वीडियो का आप देख सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है। तो अगर ज्यादा आपको इस वाले टॉपिक को अगर देखना है तो ये वीडियो देखें, तो ये डिटेल में आपको पूरा मैंने यहाँ पे कवर किया है। और उसके अलावा अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस चैनल को शेयर करें, सो दैट कि वो भी इस चैनल से अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो हम थे अभी यहाँ पर डीएलपी। तो डीएलपी आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया होगा डिटेल में कि डीएलपी कि किसी भी डेटा लीक ना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके अलावा हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑल द यूजर्स शुड यूज वीपीएन, सो दैट कि कोई भी यूआरएल या कोई भी पैनल डायरेक्टली एक्सेस ना हो, और एम्प्लॉय भी डायरेक्टली कोई भी डेटा डाउनलोड नहीं कर सकते किसी भी यूजर का। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। अगर कोई एक्सेल यूज कर रहा है, कोई डाउनलोड कर रहा है, तो हमारे पास अलर्ट आएगा, उसके लॉग्स आएंगे, तो वी कैन सी कि उस किस यूजर ने क्या डेटा डाउनलोड किया, क्या उसने, मतलब ये सारी चीजें हम डीएलपी से यूज कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा है बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। बिजनेस कंटिन्यूटी करने के लिए बहुत सारे ये चीजें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर रिकवरी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन एक किसी सर्वर पर रन कर रहा है और सडनली वो सर्वर डैमेज हो गया, या जहां भी सर्वर रखा हुआ है वो वहां पे फ्लड आ गया हो, तो वो फिर फ्लड आ गया तो वो सर्वर तो डैमेज हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा वेबसाइट या जो भी हमारा सर्विस चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें डिजास्टर रिकवरी, इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन ये है, वी शुड हैव डीआर। एक होता है डीसी डेटा सेंटर, एक होता है डीआर डेटा रिकवरी। तो वहां पे क्या होता है कि एक सर्वर पे एप्लीकेशन रन कर रहा है तो हमारा एक डीआर भी होता है दूसरी लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल एक मुंबई रीजन में हमारा डीसी रखा हुआ है डेटा सेंटर, एंड गुरुग्राम में हमारा डीआर है। तो अगर और हमारा डेली बेसिस पे एवरी 3 आवर्स हमारा सिंकअप होना चाहिए कि इस डेटाबेस में डीसी से डीआर पे सिंकअप एवरी 3 आवर्स और 1 आवर, सो दैट कि अगर वहाँ कुछ डिजास्टर होता है तो हम इमीडिएटली विद इन एन आवर स्विच कर सकते हैं हमारे डीआर पे। तो वहां पे क्या होगा कि बिजनेस कंटिन्यूटी फ्लो हमारा बंद कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज मॉनिटरिंग टीम मॉनिटर करती रहती है उसको कि अगर ऐसा कुछ की वेबसाइट डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो हमें पता चल जाएगा और हम उसे उसकी पॉइंटिंग इमीडिएटली डीआर पे स्विच कर सकते हैं। तो ये डीआर ड्रिल होता है, और ये फॉर ऑल द एप्लीकेशन डेटाबेसेस जो भी क्रिटिकल थिंग्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी होता है। तो ये भी यहाँ पे भी उसमें गैप मिला आरबीआई को, सो दैट उन्होंने, ये पॉइंट था, उसकी वजह से उन्होंने एक्शन लिया कोटक महिंद्रा बैंक पे। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा, और ये मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, पूरा बिहाइंड द सीन क्या था, क्या रीजन था एक्शन लेने का। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताया। तो वीडियो आई थिंक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और भी वीडियो आपको देखने के लिए सिक्योरिटी से रिलेटेड या आईएम से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, पाइथन, लिनक्स, तो बहुत सारी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप चैनल को एक्सप्लोर करें, देखें वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सो दैट कि उनका भी नॉलेज यहाँ पे एक्सप्लोर हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव ए गुड डे।